हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोग पोएट्री सेक्शन को देख रहे थे, जहां पे मैंने इससे पहले की वीडियो में पोएट्री सेक्शन को डिस्कस करा था और चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक जो है मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वीडियो लाने का तरीका कुछ अलग होता है, यानी कि जो है हमारे वीडियो में आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूं, रटने के अगेंस्ट जाता हूं। आपको एक भी चीजें रटनी नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, रटने के ऊपर भाग जाते हैं। तो आप जानते हैं इस बात को। तो करना क्या है कि हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़ें जहां पे बिना कुछ रटे हुए जो है आपका सिलेबस कवर हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब आ चुका है। पिछले एक सप्ताह में जो है आपका एग्जाम आने वाले सप्ताह में जो है आपका एग्जाम होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आप इस हिसाब से कुछ तैयारी करिए कि आप एग्जाम में जो है अच्छे से स्कोर लगा पाए। क्या होता है ना माय डियर, कि बच्चे जो है पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसे पता नहीं होता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं आपको कुल मिलाकर के यही चीज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पर। तो इस कड़ी में हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह आपका एन एपिटाफ है। मैं आपको 1 मिनट का समय लेता हूं। इस प्रकार से हम लोग चलेंगे कि जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो है वाल्टर डिलामेयर लिखा हुआ है, इंग्लैंड, सेंसिटिव कंसर्न, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये क्या चीज है? ये आपके लेसन से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिया है, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरे लेसन को पढ़ लेंगे। तो कुल मिलाकर के आने वाले एक सप्ताह में ऐसे हम लोगों को तैयारी कर लेना चाहिए कि अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। तो जहां से मैं क्या करता हूं, अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते होंगे, आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं वीडियो को किस प्रकार से डिजाइन करता हूं। तो चलिए, एन एपिटाफ मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस कवि के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और इसके बाद इस पोएम में क्या कहा गया है मैं उनका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। पोएम में आए हुए जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे जो आपको याद रखना चाहिए, मैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी बताऊंगा। और आप हो सके तो कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जिस चीज को लिख लेते हैं तो आपका वो सारी चीज जो है सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और राइट ब्रेन में चली जाती है। और जब हम कोई चीज पढ़ करके लिख लेते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि राइट ब्रेन में जाने के बाद जो है हम उन चीजों को एग्जाम में रिकॉल कर पाते हैं। आप कितना भी चीजों को रटेंगे ना, नहीं संभव है। हम भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, मुझे भी पता है कि रटने से रटा हुआ चीज तो एक भी नहीं आता है माय डियर। आप उनसे कम लेके आएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपने आप मस्तिष्क से काम लीजिए, रटना बिल्कुल नहीं है। बहुत बच्चे रटने लगते हैं। वर्ड मीनिंग को आप रट लेंगे, 10 पोएम है, कितना वर्ड मीनिंग आप रट पाइएगा? नहीं रट पाइएगा ना। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे, कुछ आपको जो है स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, टाइम कम है। ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलिए, तो माय डियर एन एपिटाफ जो है इसको लिखे हैं किसने? वाल्टर डिलामेयर ने। ये आपका जो है, मैं चलता हूं अपने, मैं कोई भी पॉइंट को बताऊंगा तो मैं आपको ले चलता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पर, और वहां से जो है व्हाइट बोर्ड के साथ थोड़ी सी लाइट फ्लिकरिंग कर रही होगी, तो मुझे मजबूरी बस जो है ब्लैक बोर्ड के साथ काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टूडियो का अभी सेटअप चल रहा है। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो है वाल्टर डिलामेयर का हम लोग बात कर रहे थे ना, वाल्टर डिलामेयर
मेयर, डीला मेयर। देखो बाबू, ये जो है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एनएपी टैब का मतलब क्या होता है। इसका हिंदी नाम होता है समाधि लेख। क्या होता है, आप कुछ कुछ पॉइंट को लिखते चले तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसका हिंदी नाम होता है समाधि लेख, यानी कि कब्र पर लिखा हुआ लेख। अब क्या मतलब हुआ कब्र पर लिखा हुआ लेख? ये जो वाल्टर डिलामेयर है, मैं आपको थोड़ी सी पॉइंट बता देता हूं। कम से कम इतना भी चीज अगर याद रख लेंगे ना, तो अपने एग्जामिनेशन में कम से कम तो आंसर और क्या कहते हैं समरी या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव लगाने के टाइम में आपको रटना नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी पॉइंट याद रख लीजिए। कम समय में तो आपको ऐसे करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पूरे आप जो है थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। आप पूरी जो है एग्जामिनर के साथ चीटिंग कर लीजिएगा, ऐसे तो नहीं। आप चलिए ऑब्जेक्टिव जैसे तैसे निकाल ले, मतलब लिख तो जैसे तैसे लीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसे करिएगा? यदि आपका ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं गया तो आप सोच सकते हैं कि आपका मार्क्स का क्या, आपके मार्क्स का क्या हाल होगा। बहुत बच्चे, मैं आपको बताऊंगा, सब्जेक्टिव भी बताऊंगा कि सब्जेक्टिव में हम लोग अगर ना भी पढ़े हैं तो कैसे निकल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बिना पढ़े हुए एडवाइस कर रहा हूं कि आप निकल जाएंगे। चलिए, तो एनएपी टैब का हिंदी नाम होता है समाधि लेख, यानी कि कब्र पर लिखा हुआ लेख। क्या हुआ, वाल्टर डिलामेयर को एक बार जो है वेस्टर्न मतलब कि वेस्ट कंट्री की जो सबसे खूबसूरती औरत थी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी कि उस नारी से क्या हुआ था, वाल्टर डिलामेयर को प्यार हो गया था। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जो थी वेस्ट कंट्री की, तो मर जाती है। तो वाल्टर डिलामेयर क्या करते हैं, उसके कब्र पे, देख रहे हो ना समाधि लिखा हुआ है जी, समाधि, उनके कब्र पे जो है जा करके क्या करते हैं, एक लेख लिख देते हैं। और लेख में एक लेख लिखते हैं। उसी लेख को हम लोग, यानी कि उसी लेख को जो है पोएम का रूपांतरण किया गया है। तो कहीं न कहीं वहां पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये होता है, वाल्टर डिलामेयर ये कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं, वहां पे वाल्टर डिलामेयर ऐसे कवि है, आप एक वर्ड ध्यान रखना वाल्टर डिलामेयर से, फ्रेश इंटरेस्ट, फ्रेश इंटरेस्ट वर्ड आप ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से कवि है जो फ्रेश इंटरेस्ट जब भी आपसे रिलेट करेगा, आप वाल्टर डिलामेयर को लगाना। मतलब कि कोई भी पुरानी बातों पर जो है वाल्टर डिलामेयर फ्रेश इंटरेस्ट वहां पे जो है उसका मतलब फ्रेश इंटरेस्ट को रखना, मतलब ऐसा करते हैं वाल्टर डिलामेयर। तो देखिए, और नारी तो मर गई, लेकिन जो है वाल्टर डिलामेयर ऐसा फ्रेश इंटरेस्ट, मतलब कि एक नई जिज्ञासा प्रकट करता है कि जब मतलब वह मर जाएंगे तो उस नारी को कौन याद करेगा, वह मर जाएंगे मतलब कवि मर जाएंगे। वाल्टर डिलामेयर कहता है कि जब व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर द लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री। ये आपके पोएम का लाइन है, मैं जो बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो है आप समझ गए बात को। एक और चीज जो मैं डियर आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि आपसे पूछा जाए कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या करना, वाल्टर डिलामेयर को लगाना। वाल्टर डिलामेयर जो है, वाल्टर डिलामेयर बच्चों के बीच देखे जाने वाले कवि है। आपसे पूछा जाए कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का बात जब भी आ जाएगा, मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूं कि चिल्ड्रेन का बात जब भी आए तो आप वाल्टर डिलामेयर को ठीक कर लेना। ये बात आप समझ गए। इसके बाद जो है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन तो है, इसका इंपॉर्टेंट काम है ये जो है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ पर, जहां से जो है हम लोग थोड़ी सी फास्ट में निकलेंगे। तो आप पोएम में क्या बात है समझ गए कि कवि जो है ऐसे इंटरेस्ट करते हैं। कवि यानी कि कवि को एक समय में प्यार हो गया था पश्चिमी देश की सबसे सुंदर नारी से, जो नारी अब मर जाती है। और मतलब कवि को इस बात से दुख है, कवि को इस बात से तकलीफ है कि जब वो मर जाएंगे तो उस नारी को कौन याद करेंगे। ये तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस पोएम में सुंदरता के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर भी फोकस किया गया है। उस पोएम में ब्यूटी के ऊपर ऐसा फोकस किया गया है कि ये ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि ब्यूटी जो है पासेज ब्यूटी वैनिसेज हाउएवर रेयर इट बी। हाउएवर रेयर, रेयर मींस होता है दुर्लभ, जिसको हम लोग कोमल बोलते हैं, नाजुक बोलते हैं।
तो ब्यूटी कितने भी यानी कि रेयर क्यों ना हो, इट वेनिसेज, इट पासेज। वेनिसेज वर्ड आप ध्यान रखना जी, वेनिसेज, VENISHES, ऐसा कुछ स्पेलिंग देख लेना, जरा सा स्पेलिंग में कंफ्यूज कर रहा हूं। तो वेनिसेज जो है, आप वेनिसेज वर्ड ध्यान रखना। तो ब्यूटी वेनिसेज पूछेगा तो वाल्टर डिलामेयर से रिलेट करना आप। चलो, तो आपको ये अगर आपसे पूछ ले कि वाल्टर डिलामेयर किस पोएम को लिखे तो एनईपी आप बताना। वाल्टर डिलामेयर कहां से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। सेंसिटिव कंसर्न का मतलब क्या? सेंसिटिव कंसर्न मतलब किसी चीजों से लगाव रखना, किसी चीजों से दिलचस्प रखना, यानी कि जो थोड़ी सी भावुक हो, जो थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं ना, जिसको इमोशनली हो, तो इसको हम लोग सेंसिटिव कंसर्न बोलेंगे। अब देखिए, वाल्टर डिलामेयर को एक अवार्ड से नवाजा गया, ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो है, ये अवार्ड मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट को। आप बताना कमेंट में कि यानी कि ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो है इसको किसने दिया। चलो मैं बता देता हूं। ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जो है, पहले तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे इन लिखा हुआ है। एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन भी आप यहाँ पे समझ लो। इन हम लोग वहां पे लगाते हैं जब इसके बाद कोई इसवी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि प्रीपोजिशन बताना है, तो आप ये देखना कि इन हम लोग वहां पे बेसिकली लगाएंगे, इसके बाद कोई जो है इसवी का पॉइंट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 1953 में जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको मिला है, यानी वाल्टर डिलामेयर को। और किसने दिया? तो यानी कि इसके बाद देखिए किसने, यानी बाई लिखा हुआ है, किनके द्वारा जो है ये अवार्ड, इस अवार्ड से नवाजा गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में इसको मिला है, यानी कि क्वीन एलिजाबेथन, क्वीन एलिजाबेथ या एलिजाबेथन होगा सेकेंड। ये आप इन चीजों को ध्यान रखना। इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा जो है उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। चलो अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले पोएम की तरफ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दे। जब तक आप लाइक नहीं करते हैं तो क्या होता है कि यूट्यूब हमारी वीडियो को प्रमोट नहीं करती है। अब बताओ यार, वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत जाता है। आपके सामने जो कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे लेयर है, बहुत और मतलब कि जो है बहुत सारी चीजों को देखना होता है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग द सोल्जर। ये आपका छठा पोएम है। अब सबसे पहले हम जानते हैं इसके कवि के बारे में, फिर जैसा कि आप समझते आए हैं। देखो बाबू, यानी कि द सोल्जर को किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। रूपर्ट ब्रूक को के लिए मैं आपको पॉइंट बता दूं, इससे जब भी आप पूछे, चलो मैं एक बार चलता हूं व्हाइट बोर्ड पर, क्योंकि मैं किसी भी चीज को बताने के लिए मैं बोर्ड पर पहले चलता हूं। चलो अब देखो, रूपर्ट ब्रूक की बात करें, रूपर्ट ब्रूक की बात जब भी आपसे करें तो इसको हम लोग कौन सा पोएट कहते हैं? इसको हम लोग वार पोएट कहते हैं। आप इन चीजों को ध्यान रखना। इनको हम लोग कौन सा पोएट कहते हैं? वॉर पोएट। वॉर मतलब क्या? युद्ध। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे कवि है, इनके पोएम का नाम ही है द सोल्जर। सोल्जर मतलब क्या? सैनिक। तो कहीं ना कहीं जो है ये रूपर्ट ब्रूक आपको कहां से बिलोंग करते हैं? तो आप इन चीजों को ध्यान रखना, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। अपने पोएम में रूपर्ट ब्रूक ने कई बार जो है इंग्लैंड को तारीफ किया है, कई बार जो है उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। यानी कि ये बताते हैं अपने पोएम में कि अगर मैं मर जाऊं विदेशी धरती के किसी कोना पर, तो वो जो भूमि होगा वो डेड फॉरेन फील्ड फॉर एवर इंग्लैंड। यानी वो जो विदेशी कोना होगा, वो जो विदेशी भूमि होंगे, वो सदा के लिए इंग्लैंड का नाम हो जाएगा। और ये भी बताते हैं कि अगर मतलब कि जो है मैं किसी भी, यानी कि फॉरेन फील्ड का बात करता है, तो कुल मिलाकर के वो यानी कि अगर ये बताते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि जब मतलब कि मेरी जो ये बॉडी है, इस बॉडी को जो शेप मिला है, नॉलेज मिला है, तो कहीं ना कहीं जो है ज्ञान मिला है, ये सारे चीज जो है इंग्लैंड से ही मिला है। और ये जो बॉडी है, ये बॉडी नहाता धोता है इंग्लैंड की नदी में ही नहाता धोता है। और इस बॉडी के लिए जो रास्ता मिला है टहलने के लिए वो इंग्लैंड नहीं दिया है। और ये बॉडी इंग्लैंड के मैदान में ही खेलता है। और इस बॉडी के ऊपर जो है इंग्लैंड के सूरज का आशीर्वाद है। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे मतलब कि आप बताओ जी, इतना बातों से तो आपको एक देशभक्ति होने का जो है, पैट्रियोटिज्म
ही ऐसे लोग मतलब जो पेट्रियोटिज्म होंगे वही ऐसे बात को बोल सकते हैं। पेट्रियोटिज्म आपसे पूछेगा, पेट्रियोटिज्म ये वर्ड आप ध्यान रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहां से तो एक क्वेश्चन बन ही जाता है, ये कितना बार पूछ लिया है, एक बार नहीं। तो पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। तो आप पेट्रियोटिज्म वर्ड ध्यान रखना। और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक चीज और ध्यान रखना, जो कई बार पूछ लेता है लेकिन नहीं पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान रख लेना। पॉइंट ये है कि रूपर्ट ब्रूक के बारे में एक डब्ल्यू बेट्स कवि का नाम है, डब्ल्यू बेट्स। इन पॉइंट का इस कवि का नाम याद ध्यान रखना आप। डब्ल्यू बेट्स ने इसको बताया है कि ये इंग्लैंड का हैंडमस्ट यंग मैन बॉय है। तो आपसे अगर पूछे कि रूपर्ट ब्रूक को किसने जो है यानी कि हु डिस्क्राइब्ड हैंडमस्ट यंग मैन बॉय इन इंग्लैंड, तो कहीं ना कहीं जो है फॉर रूपर्ट ब्रूक, तो आपको कहना होगा यानी कि किसने ऐसा डिस्क्राइब किया, तो डब्ल्यू बेट्स ने डिस्क्राइब किया रूपर्ट ब्रूक के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारे पॉइंट बनता है आपके एग्जामिनेशन में जाने से पहले, आप जो है आपको तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने पोएम को भी बता दिया कि जो है इंग्लैंड के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, इंग्लैंड नहीं उसे सब कुछ दिया है, ये सारे बात जो है वहां पे डिस्कस करते हैं वो। और एक चीज और जो ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो पोएम है ये आपका सोनेट है बाबू, ये ध्यान रखना है। सोनेट का मतलब होता है एक ऐसा पोएम जिसमें 40 लाइन शामिल हो, यानी कि 14 लाइन की जो कविता होती है उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं। आप इन चीजों को तो ध्यान रखना ही रखना। और ऐसे जो है और भी ये ऐसा लिखा हुआ है आपके लिटरेचर बुक में कि ऐसे जो है और भी बहुत सारे जो है 5 वार सोनेट का बात किया है वहां पे जो है 5 सोनेट ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि कुछ इस प्रकार से बहुत सारे और भी सोनेट लिखने का काम जो है रूपर्ट ब्रूक ने किए हैं। चलो अब मैं चलता हूं अपने पीडीएफ पर, और जितना कुछ मैंने बताया वो सारे कुछ आप देख लो। और अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए, जो कुछ भी क्लास में एक्टिविटी हो गई है आपको पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल भी आपको इसी नाम से मिल जाएंगे, एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी। आपको क्या सर्च करना है टेलीग्राम पर, एम्बिशन। वैसे हमारी एप्लीकेशन भी बनी हुई है, उसमें थोड़ा सा लोचा है अभी, तो जिस वजह से जो है आप टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट होना, एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी। आप इन चीजों को सर्च करना टेलीग्राम चैनल पर, और आप वहां पे जो है आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट तो करे ही करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उसे भी फायदा हो जाए। मैं क्या करूंगा बहुत ही कम समय में, वैसे ये मैं मतलब कि जो है सारे प्राइवेट कंटेंट रखता हूं चीजों को, तो कहीं ना कहीं जो है ये मैं जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं, जो आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है आया जैसे तैसे पढ़ा दिया। सो आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, कम से कम टाइम में जो आप बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। तो इसीलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच तो शेयर करिए ही करिए। देखिए मैंने आपको क्या सा बताया, रूपर्ट ब्रूक, यानी कि जैसा कि आप समझिए सारे आपके माइंड में सेट हो गया होगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा क्या करना ना, इतना मेहनत तो कर सकते हैं यार कि सारे वर्ड को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो, इतना तो कम से कम बनता है। और ये वीडियो जो है उस बच्चे के लिए तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे जो पहले से पढ़ रखा है, उसके लिए तो मील की पत्थर साबित हो जाएगी ये वीडियो। अगर आप न पढ़े हैं तो आपके लिए तो वैसे तो बेनिफिट है ही। तो आपके संपर्क में वैसे दोस्त हैं जो अब तक नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज इस वीडियो को उसे भी रिकमेंड कर दीजिए कि ताकि वो भी पढ़ पाए कुछ, और अपने एग्जाम में बढ़िया मार्क्स को जो है स्कोर कर पाए। चलिए ये वार पॉइंट है, मैंने आपको सारा चीज समझा दिया। यहाँ पे एक पेट्रियोटिज्म है, इसका मतलब होता है देशभक्ति। आजकल तो यार गूगल का जमाना है, अगर कोई वर्ड दिक्कत आए ना तो आप गूगल पर सर्च कर लेना, ये देशभक्ति। ये सेफ्टी के भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से कवि है जिनका मृत्यु जो है सेप्टिकेमिया की वजह से हो जाए। मैं आपको एक यहाँ पे ग्रामर का क्वेश्चन भी समझा सकता हूँ, डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया, डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया, SEPTICAEMIE, डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया। देखो बाबू, जब कोई यानी कि मृत्यु की बात करता है, किसके कारण हुआ है, सेप्टिकेमिया के कारण हुआ है। कोई बीमारी के कारण अगर किसी का मृत्यु होता है तो वहां पे हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे पानी के कमी से मर गया, भोजन के कमी से मर गया, तब हम लोग फोर लगाते।
क्या लगाते हैं, फोर। और कोई बीमारी के कारण मरा तो क्या लगाएंगे, ऑफ। तो डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ टीबी। एक आपके क्या कहते हैं, एक पोइट है क्या टीएस इलियट, आप उनके बारे में, सॉरी टीएस इलियट नहीं, जॉन किट्स, उनके बारे में आप सुने होंगे। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट जो है रहा है अंग्रेजी लिटरेचर में। और जो है वो क्या कहते हैं, एट द एज ऑफ ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। तो 26 की अवस्था में जो है उसकी, मैं टीएस इलियट के बारे में, सॉरी वो जॉन किट्स के बारे में मैं बता रहा हूं, जो लिखे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो कहीं ना कहीं जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो उसने लिखे हैं, डब्ल्यूएच ऑर्डर ने लिखे हैं ना जी, क्या कहते हैं वो, और टू ऑटम जॉन किट्स ने लिखे हैं। तो ये सारे बात जो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं, ये अपने देश के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब हम लोग अगले पोएम की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका पोएम है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। आप एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ये जो कॉलम आया है इसको हम लोग कॉलन बोलते हैं, कॉलन। ये जो कॉलन है यानी कि इसके बाद जो कुछ भी लिखा होता है एक सेंटेंस में, वो उसी के लिए लिखा होता है, यानी कि जो वर्ड पहले आता है। तो मैकियावेली के लिए ये सारी चीज लिखा हुआ है, आप इन चीजों को समझना। कॉलन का मतलब यही होता है कि इसी के बारे में लिखा हुआ ये सारे शब्द है। तो मैकियावेली क्या है बाबू, मैकियावेली एक बिल्ली का नाम है। अगर आप इससे पहले कहीं पढ़े होंगे तो सर आपको सारे बात बता दिए होंगे। मैकियावेली क्या है, एक बिल्ली का नाम है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो कैट है ना, ये बड़ा ही मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस मींस होता है रहस्यमयी। ये ऐसी बिल्ली है जो बड़ा ही मतलब कि अजीब सी कारनामे करती है, अजीब सी हरकत करती है, इसलिए कभी ने इसको जो है मिस्टीरियस बोल दिया है। और बाद में जो है इसका तुलना जो है मतलब नेपोलियन कह के कहा है कि नहीं ये बिल्ली जो है नेपोलियन का मतलब क्या, अपने आप में महान एकदम जो है जिसको नेपोलियन, जैसे कि भारत के जो है नेपोलियन कौन होते हैं, समुद्रगुप्त। तो कहीं न कहीं जो है उसको नेपोलियन वर्ड से तुलना किया। नेपोल मतलब एक सम्राट, एक शासक, एक जो क्या कहते हैं हेड जो होता है, यानी कि उनसे तुलना किया है मैकियावेली को जो है कवि ने। अब देखो बाबू थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस टीएस इलियट के बारे में। इसको किसने लिखे हैं, टीएस इलियट, थॉमस एस्टन्स इलियट, ऐसे इसका पूरा नाम होता है। आपको पूरा नाम याद नहीं रखना है। ये देखो बाबू, ये बाय बर्थ जो है आपको यूएसए से है। इसका जन्म कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था, लेकिन ये सेटल्ड कहाँ हो गए थे जाकर के। आपसे पूछे कि परमानेंटली सेटल्ड टीएस इलियट के बारे में, तो आप क्या करना, परमानेंटली सेटल्ड इंग्लैंड। और बाय बर्थ अगर पूछे तो आप यूएसए को लगाना। ये देखो बाबू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये जो है आपका 20th सेंचुरी को आप ध्यान रखना। 20 यानी कि 20वीं सेंचुरी, मतलब कि मॉडर्न पोएट हो गया जी। आपको यहां से एक वर्ड ध्यान निकलता है, मॉडर्न पोएट। आपसे अगर ये पूछे कि मॉडर्न पोएट कौन सा है, तो आप क्या करना, टीएस इलियट को टिक कर लेना, मॉडर्न पोएट जब भी पूछे तो। और इसके बाद जो इधर से 20th सेंचुरी जो है, और 20th सेंचुरी भी ध्यान रख लेना। ये मॉडर्न यानी कि मॉडर्न पोएट में जो है ये माने जाते हैं टीएस इलियट, और प्रमुख पोएट माने जाते हैं क्योंकि बहुत सारे इसने क्रिटिसिज्म का काम किए हैं। क्रिटिसाइज का जो है उस टाइम में काम होता था, तो बहुत सारे इसने काम किया। अब देखो यहाँ पे जो है इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है जी। और कब मिला है, 1948 में, यानी कि 1948 में जो है ये, यानी इसे जो है नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं इस पोएम में क्या कही गई है। इस पोएम में एक बिल्ली होती है, जिस बिल्ली का नाम जो है मैकियावेली होता है, और वो मैकियावेली बड़ा ही क्रिमिनल बिल्ली होता है, इसलिए कवि ने इसको क्रिमिनल नहीं बोले हैं, क्या बोले हैं, मास्टर क्रिमिनल बोले हैं। आपसे पूछा जाए कि मास्टर क्रिमिनल कौन है, तो आप क्या करना, यानी कि मास्टर क्रिमिनल वर्ड आए तो आप मैकियावेली की तरफ जाना। तो कहीं ना कहीं कवि ने जो है इसको मास्टर क्रिमिनल नाम दिया है। कवि कॉल्स हिम अ मास्टर क्रिमिनल। तो कहीं ना कहीं जो है ये बिल्ली क्या करती है, बहुत कारनामे करती है, अजीब सी हरकत करती है, यानी कि बड़े बड़े क्राइम कर जाता है ये बिल्ली। लेकिन जहां भी क्राइम करते हैं बिल्कुल पकड़े नहीं जाते हैं। इस बिल्ली के बारे में ऐसा कहा गया है कि बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं, और अफसर रैंक के अधिकारी जो है इस बिल्ली को पकड़ने के लिए अपना चैलेंज देता है कि मैं इस बिल्ली को पकड़ लेता हूं। कोई कहता है, स्कॉटलैंड का जो एजेंसी होता है वहां पे यार्ड लिखा हुआ है। यार्ड मतलब क्या होता है बाबूजी, यार्ड मतलब होता है एजेंसी, यार्ड मतलब होता है चौकी, यानी कि एक मतलब कह सकते हैं कि जो थाने होता है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, स्कॉटलैंड के जो थाने हैं, यानी कि इस बिल्ली को पकड़ने के लिए कहता है कि चैलेंज कहता है कि मैं इस बिल्ली को पकड़ लूंगा। वो चैलेंज देता है, लेकिन क्या पता कोई एडमिरल
कोई एडमिरल्टी प्लान करता है, एडमिरल्टी, एडमिरल्टी कोई जो है प्लान, एडमिरल्टी मतलब क्या, नौसेना, कोई एडमिरल, आप ध्यान रखो ना, एडमिरल, कोई एडमिरल जो है कहता है, एडमिरल मतलब जो नौसेना का प्रमुख होता है, वो कहता है कि नहीं, ये बिल्ली जो है पानी के माध्यम से भाग जाती है, इस बिल्ली को मैं पकड़ लूंगा। यानी कि उसका अलग अलग, बिल्ली को पकड़ने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है क्राइटेरिया मतलब जो है वहां पे जनरेट करते हैं, लेकिन वो बिल्ली जो है किसी भी प्रकार से पकड़े नहीं जाते हैं। बहुत सारे काम हरकत करते हैं ये बिल्ली, यानी कि किचन में चले जाते हैं, दूध पी लेता है, ज्वेलरी वगैरह लूट लेता है, बहुत सारा काम करता है, जितना भी हरकत करता है, यानी कि ये बिल्ली पकड़े नहीं जाते हैं, कोई नहीं पकड़ पाता इस बिल्ली को। कोई कहता है कि ये स्कॉटलैंड यार्ड नहीं पकड़ते हैं। फिर उसके बाद जो है ये फ्लाइंग स्क्वैड्स, आप एक चीज ध्यान रखना, फ्लाइंग स्क्वैड्स, ऐसे ही कुछ फ्लाइंग स्क्वैड्स, फ्लाइंग स्क्वैड्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो मतलब कि ऊपर में उड़ने वाले, यानी वायु का एक गुप्त एजेंसी हुआ। तो फ्लाइंग स्क्वैड्स कहता है कि मैं इस बिल्ली को पकड़ लूंगा, क्योंकि ये बिल्ली ऊपर से निकलता होगा, लेकिन ये बिल्ली किसी भी प्रकार से पकड़े नहीं जाते। मैं ऐसा पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं इतना जो है चिल्ला चिल्ला करके क्यों आपसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसलिए कि आप इस पॉइंट को जो ध्यान रख लेंगे तो आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए तो नहीं सोचना पड़ेगा, समरी लिखने के लिए तो नहीं सोचना पड़ेगा। क्या होता है ना कि आप लोग एग्जामिनेशन में जाते हो और एग्जामिनर के साथ चीटिंग करने लगते हो, यानी कि आप जब आपका कॉपी एग्जामिनर चेक करते हैं तो देखते हैं कि आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर देते हो, बिना मतलब से कहीं न कहीं कोई अनसीन पैसेज का पार्ट उठा करके अपने क्वेश्चन में लगा देते हो। ऐसा ये चीज जो है आपका एग्जामिनर जो है ना बर्दाश्त नहीं करेगा आपकी कॉपी में देख करके। तो कहीं न कहीं जो है आपको मिलते जुलते पॉइंट लिखो ना, आप पूरी चीज को ना भी पढ़े हो, मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा कि अगर आप ना भी पढ़े हैं फिर भी आप अंग्रेजी में बड़े सरल तरीके से कैसे पास हो जाएंगे। मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप जो है उस वीडियो को जरूर देखना। तो कहीं ना कहीं जो है मैं उसमें सारे बात बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, मतलब किन किन पॉइंट को कहां लिखना है, ऐसे हो, एप्लीकेशन हो, लेटर हो, आपका जो है प्रीसिस हो, पैसेज हो, कोई भी पार्ट हो, मैं आगे आने वाले अगले 1-2 रोज में जो है आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं वहां पे एक एक चीज को बताऊंगा बिना कुछ रटे फटे, बड़े ही इजी वे में मैं आपको जो है बिल्कुल हलवा बना दूंगा चीजों को। आप देखते रहना वीडियो को, प्लीज आप वीडियो को शेयर करें। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वैड्स आप ध्यान रख लेना, कोई उड़न दस्ता कहता है, यानी कि वायु में जो गुप्त एजेंसी होता है वो कहता है मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप जो है जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो कहीं न कहीं जो है वो बताते हैं कि मैं जो है मैं इस बिल्ली को पकड़ लूंगा, लेकिन कोई जो है बिल्ली मतलब कोई इस बिल्ली को नहीं पकड़ पाता है। इसलिए कवि ने एक नाम दिया है, बड़ा सुंदर सा नाम दिया है। और नाम क्या है, वो नाम ये है कि हिडन पॉ। आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, हिडन पॉ। हिडन आप पासवर्ड लॉगिन करते होंगे फेसबुक पर, जीमेल पर, तो वहां पे हाइड लिखाता है कि नहीं जी, हिडन का मतलब होता है छिपे पंजे वाली, हिडन मतलब छिपा हुआ। अब पॉ मतलब क्या होता है जी पॉ मतलब क्या होता है जी, पॉ मीन्स होता है पंजा। तो हिडन पॉ, इसको हम लोग जो है छिपे पंजे वाली जो है बिल्ली कहते हैं। आप इन चीजों को जरा सा जो है ध्यान रख लेना। तो हिडन पॉ वाली यानी कि छिपे पंजे वाली बिल्ली मैकगिवटी है। चलो अब हम लोग यहाँ से जो है आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी तो जरूर हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस करने लगता हूं, और ऐसा मैं जानबूझ करके करता हूं ताकि आपको जो है अपने एग्जामिनेशन में कुछ मतलब बिल्कुल नहीं सोचना पड़े, आप बड़े ही इजी वे में जो है चीजों को लिख पाएंगे। तो इसीलिए प्लीज आप कुछ पॉइंट को क्या करते चलिए, कॉपी में राइट डाउन करते चलिए। आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, लेकिन इस प्रकार की वीडियो आप नहीं देखे होंगे। मैं तो इस बात को कहीं ना कहीं जो है इतना चिल्ला करके बोल रहा हूं। तो आप करेंगे कि ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन पढ़ दिया, आंसर अंडरलाइन कर दिया, निकल गया, इससे काम नहीं चलेगा ना, आपको तो अंतिम में रटना ही पड़ता है। तो मैं वो सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़े, कहीं पे रटने की कोई जरूरत नहीं होता है। कुछ कुछ वर्ड को आप लिखते चलिए ना पॉइंट में, जैसे हिडन पॉ आया, जैसे फ्लाइंग स्क्वैड्स आया, यही होता है कीवर्ड। स्टूडेंट को कीवर्ड बनाना पड़ता है जी। आपके पोएम से डायरेक्ट लाइन पूछता है, मैं ऑब्जेक्टिव भी एक
मतलब कि 1-2 रोज बाद जो मैं आने वाले मैं 1 सप्ताह में जो है मैं सारे क्या करूंगा, आपका ऑब्जेक्टिव हो, एक्सप्लेनेशन हो, समरी हो, मैं टोटल पार्ट को मैं कवर कराऊंगा। और आप कंटिन्यू, आप मेरे अगर रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा। तो अब पहले वीडियो नहीं आ रही थी किसी कारण बस, लेकिन अब जो है वीडियो कंटिन्यू आएंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकदम सीरीज में मैं वीडियो ला रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो है यहां पे समझो इस बात को, फायर हिम यानी कि इसका मतलब हुआ अग्निगीत, इसका हिंदी नाम हुआ अग्निगीत। अग्निगीत, हिम का मतलब होता है गीत। तो जो है यहां पे समझो अग्निगीत जो है इसको लिखे हैं किसने, इसको लिखे हैं केकीएन दारूवाला ने। केकीएन दारूवाला जो है ये आपको किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप ये सबसे पहली बात ध्यान रखना, जो पूछा जाता है यहां पे नहीं लिखा हुआ है, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, या आपको जोरेस्ट्रियन, ये जोरेस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हैं। देखो एक पारसी है ये, मैं थोड़ी सी 2 मिनट का टाइम लेता हूं और पोएम के बारे में मैं बता देता हूं पूरा सारी चीज। तो अब देखो जो है ये जोरेस्ट्रियन जो है यानी कि केकीएन दारूवाला, ये आपको किस धर्म से बिलोंग करते हैं, जोरेस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हैं। जब ये कवि बच्चे थे तो अपने पापा के साथ घूमने गए थे। कहां गए थे, घूमने के लिए। कहां पे घूमने के लिए गए थे, नदी के किनारे घूमने के लिए गए थे। सवेरे का टाइम लिखा हुआ है कि वंस स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है यानी कि टहलना, यानी कि सवेरे के टाइम। तो कहीं ना कहीं जो है वहां पे क्या देखे, कवि जो है उस टाइम में बच्चे थे और अपने पापा के साथ जो है यानी कि वो घूमने के लिए निकले थे। कहां पे, यानी कि वंस स्ट्रॉलिंग डॉन पास्ट एट द रिवर बैंक, यानी कि नदी के किनारे जो है घूमने के लिए और निकले थे कवि। और वहां पे क्या देखे थे, यानी कि जो डेड बॉडी था वो बिल्कुल क्या हो रहा था, यानी कि जल रहा था। और वहां पे आधा